अब मेटफॉर्मिन हमारे पास किस तरीके से पेरिफेरल जो ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को किस तरीके से सही करेगा, ठीक है। हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनमें शुगर और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। एटीपी क्या होती है, हमारे पास एनर्जी करेंसी होता है सेल, ठीक है। और ये काम होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन और शुगर का यूज़ करके क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स वन, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स वन, बेसिकली फिर एट द एंड हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। एटीपी बनेगी और बदले में क्या निकलेगा, बदले में निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, जिसको हम सांस के जरिए बाहर एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वन सिस्टम को क्या करती है, मेटफॉर्मिन थोड़ा स्लो कर देगी। जब कॉम्प्लेक्स वन सिस्टम स्लो है तो हमारे पास जो एटीपी बनने का हमारे वो भी स्लो हो जाएगा, ठीक है। और सेल्स को क्या लगेगा कि खून में शुगर जो है कम है, ठीक है, यानी कि सॉरी सेल्स को क्या लगेगा हमारे पास कि सेल के पास शुगर कम है और इसलिए एटीपी क्या बन रही है, कम बन रही है। इसलिए क्या करेगा सेल हमारे पास, यानी कि मजीद शुगर को, खून में शुगर को खींचेगा अपने अंदर लेगा, ठीक है, ताकि जो एटीपी की मिकदार है उसको बढ़ा सके, ठीक है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस ड्रग इज इट्स एबिलिटी टू मोडेस्टली reduce hyperlipidemia, low density lipoprotein LDL and very low density lipoprotein VLDL cholesterol concentration and tall and high density lipoprotein HDL cholesterol rises। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, मेटफॉर्मिन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताई जा रही है कि मेटफॉर्मिन क्या करते हैं हमारे पास, मॉडेस्टली रेड्यूस हाइपरलिपिडीमिया। नॉर्मली जो इंसुलिन होती है बॉडी में निकलना 24 घंटे हल्की फुल्की निकल रही है, जिसको हम कहते हैं बेसल इंसुलिन, और ये निकलना ज़रूरी है ताकि हमारे पास जो फैट है फैट ना टूटे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास, हम डायबिटीज़ में जानते हैं कि एक तो जो इंसुलिन है निकल नहीं रही, अगर निकल भी रही है तो हल्की हल्की निकल रही है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें उसमें क्या होती है, इंसुलिन निकल रही होती है, ठीक है, लेकिन हल्की हल्की निकल रही थी, अमाउंट कम होती है। सेकंड चीज़ क्या होता है हमारे पास कि बॉडी के सेल्स रेजिस्टेंस हो चुके हैं, रुकावट है, वो इंसुलिन को पहचान नहीं पा रहे, ठीक है। तो हमारे पास इस रिजल्ट में क्या होगा, हमारे पास फैट जो होगी, फैट को तोड़ना शुरू करेगा बॉडी, ठीक है। अब फैट टूटेगी, फैट हमारे पास जो हमारे पास फैट स्टोरेज होगी वहाँ से निकलेगी और आएगी लीवर के पास। लीवर क्या करेगा, इससे एनर्जी बनाएगा, ठीक है, यानी कि इससे एनर्जी बना के खून में फेंकेगा। जिसके रिजल्ट में क्या बना रहा होगा, लीवर VLDL भी बना रहा होगा। VLDL बेसिकली क्या हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, तो ये भी बना रहा होगा, खून में फेंक रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या, जब हमारे पास मेटफॉर्मिन हमने दी, मेटफॉर्मिन क्या करेगा, बेसिकली इंसुलिन के काम करने की यानी कि क्वालिटी को बेहतर कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये काम नहीं होगा, यानी कि फैट नहीं टूटेगी क्योंकि इंसुलिन अब काम कर रही है, ठीक है। क्योंकि इंसुलिन जब सिग्नल देता है बेसिकली फैट को ना टूटने का, तो फैट नहीं टूटेगी, ये काम भी नहीं होगा, ठीक है, यानी कि VLDL नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कि ये जो VLDL है बेसिकली, इस पर थोड़ी सी और बात करते हैं। हमारे पास ये, हमारे पास हमारी खून की नालियाँ हैं, तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज जो बेसिकली एंजाइम है, लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम, ये इसमें एक खासियत है कि क्या करता है, ये सिर्फ VLDL को पहचानता है। VLDL यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको पहचानता है, क्योंकि VLDL में क्या होता है, तकरीबन 60% क्या है, ट्राइग्लिसराइड है। 60% क्या है, ट्राइग्लिसराइड, जो कि हमारे पास है, मतलब फैट है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें LDL, जो कि लो डेंसिटी हमारे पास बेसिकली LDL, जिसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इसमें जो ट्राइग्लिसराइड है वो बहुत ही कम है, उसकी अमाउंट बहुत ही कम, ना होने के बराबर है, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस किस पे होता है, इस पे, यानी कि लिपोप्रोटीन लाइपेज का मेन फोकस किस पे होता है, इस पे, क्योंकि इसमें क्या है 60% ट्राइग्लिसराइड है। तो खून में जहाँ भी कहीं भी इसको VLDL दिखेगा तो ये क्या करेगा हमारे पास, ये इस VLDL को पकड़ेगा और क्या करेगा, मसल्स के अंदर भेज देगा, ठीक है, मसल्स के अंदर इसको स्टोर करवा देगा। तो मेटफॉर्मिन क्या करता है, मेटफॉर्मिन हमारे पास इस लिपोप्रोटीन लाइपेज की एंजाइम की क्वांटिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। जब बढ़ा देगा तो यानी कि जितनी भी खून में VLDL होंगी उनका जो सफाया होगा वो और अच्छे से होगा, ठीक है। हमारे पास जो VLDL होता है, VLDL जब अपना काम कर लेते हैं तो क्या बनता है, हमारे पास LDL बनता है, ठीक है। तो हमारे पास LDL बन गया, और हमारे पास जो LDL है इसको कौन कंट्रोल करता है, HDL, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बेसिकली ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, ठीक है, HDL, ठीक है, HDL इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। अब ये क्या करता है हमारे पास, LDL को यानी कि इसके हाथ चिपकेगा और उसको कहाँ निकल लीवर के पास, ठीक है। लीवर क्या करेगा, उसको बॉडी से फिर निकाल देगा। तो हमारे पास मेटफॉर्मिन क्या करता है, इस HDL की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। और क्या करता है हमारे पास जो VLDL है इसका भी बनना कम कर देगा। जब VLDL कम बनेगा लीवर से, ठीक है, तो LDL भी अपने आप कम बनेगा और HDL ऑलरेडी ज़्यादा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, खून में जो भी हमारे पास पहले से मौजूद है LDL, उसको क्या कर देगा, साफ़ कर देगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है दिस इफेक्ट में नॉट बी अपेरेंट अंटिल 4 to 6 वीक्स ऑफ यूज़। क्या मतलब, और हमारे पास देखिए मेटफॉर्मिन क्या करिए, कोलेस्ट्रॉल पे काम करे, तो कोलेस्ट्रॉल कभी भी एक दिन में चेंज नहीं होगा, बल्कि इसको प्रॉपर तरीके से असर दिखाने में तकरीबन इस दवाई को 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। इसका रीज़न क्या है, हमारे पास के मेटफॉर्मिन के हमेशा क्या करते हैं, लो डोज से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही लो डोज। क्यों, क्योंकि हमारे पास इंटेस्टाइन में क्या करती है, ये
जो शुगर होती है, ठीक है, पानी को खींचती है, यानी कि लूज़ मोशन का खतरा होता है, इससे लूज़ मोशन होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग बहुत ही कम, ताकि लूज़ मोशन जो हो बहुत ही कम हो, ठीक है। फिर क्या करते हैं, स्लोली स्लोली इसकी डोज बढ़ाते हैं। तो तकरीबन डोज एडजस्ट करने में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। और जब तक डोज प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, यानी कि डोज सही वाली डोज जो कि कंट्रोल करने के लिए बॉडी में नीड है, जब वो डोज नहीं होगी तो आपको रिपोर्ट में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम 4 से 6 हफ्ते बाद डोज प्रॉपर, यानी कि जो डोज इफेक्टिव डोज है वो डोज तक पहुँच जाते हैं। फिर आपका जो प्रॉपर तरीके से बॉडी में काम का सिलसिला है वो स्टार्ट होता है। द पेशेंट कॉमनली लूसेस वेट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ एपिटेट। अब ये लूज वेट का जो कंसेप्ट है, ये एक तो स्टमक स्ट्रेचिंग की वजह से होगा। सेकंड चीज़ क्या होगी हमारे पास, GDF15। GDF15 यानी कि ग्रोथ डिफरेंशियल फैक्टर 15, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली कहाँ होता है हमारे पास, इसकी हल्की फुल्की क्वांटिटी बॉडी में होती है। कहाँ कहाँ होती है, लीवर में होती है, इंटेस्टाइन में होती है और किडनी में होती है। बेसिकली स्ट्रेस के वक्त ये क्या होता है, निकलता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये GDF15 जो है हमारे पास, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। इंटेस्टाइन में मेटफॉर्मिन क्या करेगा, इंटेस्टाइन की लाइनिंग को इरिटेट करेगा, ठीक है। इरिटेट करेगा तो यहाँ से सिग्नल जनरेट होगा और जाएगा दिमाग के पास, यानी कि GDF15 की अमाउंट बढ़ जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस के वक्त ये होता है, ठीक है। तो इसकी स्ट्रेस जनरेट किया इंटेस्टाइन में, इसकी अमाउंट बढ़ गई इस GDF15 की, और GDF15 खून के थ्रू कहाँ जाएगा हमारे पास, हमारे ब्रेन में जाएगा। ब्रेन का कौन सा हिस्सा, एरिया पोस्ट्रीमम में जाएगा। और फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बेसिकली जब इस पे लगेगा, ठीक है, रिसेप्टर पे लगेगा, तो जो पर्सन होगा उसको एहसास क्या होगा कि उसका पेट फुल हो गया, हालांकि पेट फुल नहीं होगा, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटेट यानी कि भूख कम लगेगी। ADA यानी कि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के मुताबिक जो मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ के इलाज में बेस्ट है। क्यों, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, अक्सर इससे यानी कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स का रिस्क होता है, ठीक है। क्योंकि डायबिटीज़ एट द एंड हमारे पास क्या करेगी, जैसे हमने बात की कि VLDL LDL वगैरह बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, आखिरकार नालियों में प्लाक, यानी कि नालियों को सख्त कर देंगे, खून की नालियों को जब सख्त हो जाएंगे तो हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करिए, तो बेसिकली इट्स गुड फॉर डायबिटीज़, ठीक है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बिल्कुल ख़त्म करिए, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास ये बहुत सारे काम करिए कि डायबिटीज़ के मरीज़ों का क्या होता है, वैसे ही वज़न बढ़ा हुआ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों की बात करें, उसमें क्या होता है, उनका वज़न ऑलरेडी गेन होता है, ठीक है। तो ऐसे मरीज़ों में वज़न को और बढ़ना क्या करेगा, कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करेगा। तो क्या करती हैं ये वज़न बढ़ने की जो उसको होती है उसको कम कर देंगी, ठीक है। पर्सन को जो भूख कम लगेगी, वो खाना कम खाएगा, तो इस तरीके से वज़न क्या होगा, कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि बेसिकली हमारे पास ADA के मुताबिक जो पहले क्या करते हैं, डायबिटीज़ का कोई मरीज़ तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, यानी कि उसकी लाइफ स्टाइल में तब्दीली करके देखेंगे डाइट वगैरह में कि उससे शुगर कंट्रोल हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो बेसिकली क्या करते हैं, फिर फर्स्ट लाइन थेरेपी, यानी कि उसमें क्या करेंगे, मेटफॉर्मिन को देंगे। मेटफॉर्मिन बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, मेटफॉर्मिन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखेंगे अगर बेसिकली 3 महीने गुजर गए, ठीक है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो बेसिकली क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन थेरेपी, यानी कि मेटफॉर्मिन के साथ कुछ और ड्रग्स को कंबाइन करेंगे ताकि शुगर क्या हो जाए, सही तरीके से कंट्रोल हो सके। Metformin may be used alone or in the combination with one of the other agent as well as with insulin, ठीक है। यानी कि मेटफॉर्मिन को हम अकेले भी दे सकते हैं, यानी कि जब किसी को नया नया डायबिटीज़ हो रहा है और उसकी शुगर इतनी हाई नहीं है, ठीक है, तो मेटफॉर्मिन अकेली काफ़ी होगी, क्योंकि मेटफॉर्मिन क्या करेगी, लीवर को कंट्रोल करेगी और मसल्स को शुगर खींचने पर क्या करेगी, मजबूर करेगी, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास अभी पर्सन को नया नया डायबिटीज़ हुआ है और उसमें अपनी खुद की इंसुलिन थोड़ी थोड़ी बन रही है, ठीक है, उसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, बस ये ज़रूरत है कि इंसुलिन की क्वांटिटी को नहीं, क्वालिटी को बेहतर किया जाए, ठीक है। तो उस सूरत में क्या करेगी, मेटफॉर्मिन हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ मेटफॉर्मिन से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे, तो फिर दूसरी दवाइयों को क्या करेंगे, ड्रग्स को साथ मिलाएंगे मेटफॉर्मिन के साथ, ठीक है। अच्छा, देखें दूसरी ड्रग को मिलाएंगे मेटफॉर्मिन के साथ, तो बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे, साइनर्जी इफेक्ट। साइनर्जी इफेक्ट मतलब क्या होता है, यानी कि हम क्या करें, हम जब दो चीज़ों को यूज़ करें, फिर ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करें एक ही चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, चीज़ हमने एक ही कंट्रोल करनी है, वो है शुगर खून में, ठीक है। और हमने बहुत सारी ड्रग को आपस में यानी कि इसको साथ मिला के यूज़ करें, इन दोनों को भी यूज़ करें, मेटफॉर्मिन को भी यूज़ करें, तो हम क्या कहेंगे, साइनर्जी इफेक्ट, ठीक है। दूसरी किस्म की ड्रग्स में हमारे पास DPP4 इनहिबिटर्स हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हमारे पास इस चैप्टर में बहुत सारी हमारे पास ड्रग की क्लासेस होंगी जो कि क्या करती हैं, बेसिकली डायबिटीज़ को ही कंट्रोल कर रही हैं, तो ठीक है। तो वो ड्रग्स भी क्या करेंगे हमारे पास, डायबिटीज़ को ही कंट्रोल करेंगे, जबकि मेटफॉर्मिन क्या करेगी हमारे पास, डायबिटीज़ के इलाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा कि क्या करेगी, सेल्स के पास जो रेजिस्टेंट है, रुकावट है,
उसको ख़त्म करेगी, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे पास, कि अक्सर लोग क्या समझते हैं, अक्सर लोग समझते हैं कि अगर हम इंसुलिन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायबिटीज़ में क्या करें, इंसुलिन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो गोली है मेटफॉर्मिन, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसको बंद कर देना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इंसुलिन और मेटफॉर्मिन बेसिकली दोनों एक साथ मिलकर क्या करेंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से इलाज करेंगी, ठीक है। रेजिस्टेंस का खात्मा कौन करेगा? मेटफॉर्मिन करेगा, जबकि इंसुलिन क्या करेगी, इंसुलिन शुगर को कम करेगी अंदर से, यानी कि शुगर को कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास जो इंसुलिन होगी उसकी बहुत ज़्यादा डोज नहीं लगानी पड़ेगी, यानी कि इंसुलिन की जो यूनिट लग रहे थे पहले वो थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि अब मेट्रोमिन भी दोनों साथ मिला के काम कर, मेट्रोमिन रेजिस्टेंस खत्म करी, रेजिस्टेंस, और ये क्या करी, इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करी, तो इंसुलिन की डोज क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, यूनिट्स यानी कि कम हो जाएंगी। क्योंकि जब सेल्स के दरवाजे, हमारी बॉडी के सेल्स के दरवाजे जो हैं, यानी कि रेजिस्टेंस उन पर ख़त्म हो चुके, मेटफॉर्मिन ने काम कर दिया, तो क्या होगा, हमारे पास हल्की सी भी इंसुलिन होगी, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी भी इंसुलिन थी, वो बेहतर तरीके से काम करेगी। इससे मरीज़ को जो होगा कम इंसुलिन लगानी पड़ेगी, और उसका वज़न जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज hypoglycemia may occur when metformin is taken in combination with insulin. Note, if used with insulin, the dose of insulin may require adjustment because metformin decreases the production of glucose by the liver. अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब समझते हैं। देखें, हम दोबारा किसकी बात करें, अब कॉम्बिनेशन की बात नहीं करें और अकेले हम मेटफॉर्मिन की बात करें, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन को हम क्या कहते हैं, बेसिकली यू ग्लाइसेमिक दवा कहते हैं, ठीक है, यानी कि शुगर को क्या रखती है, नॉर्मल रखती है, ठीक है, नॉर्मल रखती है, उसे नीचे नहीं लेके आती, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए मेटफॉर्मिन के यूज़ करने से, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि मेटफॉर्मिन क्या होती है, बेसिकली मेटफॉर्मिन जिस्म के जो पैनक्रियास हैं उनके बीटा सेल को मजबूर नहीं करती कि वो क्या करें, इंसुलिन निकाले, बल्कि जो पहले से इंसुलिन निकल रही होती है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती है, और लीवर को क्या करती है, फालतू शुगर बनाने से रोकती है। तो इस तरीके से क्या करती है, मेटफॉर्मिन काम करती है, ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि मेटफॉर्मिन क्यों ऐसा नहीं करती, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया कॉज क्यों नहीं करती। तो इसका रीज़न कि हमारे पास मेटफॉर्मिन बेसिकली किस तरीके से काम समझना होगा। मेटफॉर्मिन क्या करती है, लीवर में जो सिर्फ प्रोसेस होता है ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ठीक है, नई शुगर बनाने का प्रोसेस, ठीक है, उसको क्या करती है, उसको बंद कर देती है, ठीक है, सख्ती से कंट्रोल करती है, बंद कर देती है, ठीक है। जब खून में शुगर पहले ही नॉर्मल, या बोल सकते हैं हम कम हो, ठीक है, नॉर्मल है या फिर कम है, तो लीवर एक और प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस, यानी कि उसकी जो उसने स्टोर करके रखी हुई लीवर उसको क्या कर रहा है, अब उसको खून में फेंक रहा है, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन इस बैकअप को क्या करती है, इस बैकअप को बोल सकते हैं एज कंपेरिजन टू दिस बैकअप, ठीक है, इतना ब्लॉक नहीं करती, यानी कि ये जो प्रोसेस है, खून में शुगर बहुत ही कम थी, तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, नया लीवर जो करेगा, ठीक है, उसको इतना हद तक ब्लॉक नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसलिए जो लीवर निकालेगा फिर शुगर, और शुगर नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि अब शुगर हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्मल। तो बेसिकली मेटफॉर्मिन बहुत ही समझदारी से काम करती है, ठीक है। लीवर ने क्या कर दिया, खून में शुगर को नॉर्मल कर दिया, ठीक है, कम थी नॉर्मल कर दिया। अब खून में शुगर नॉर्मल है, ठीक है, तो हमारे पास जो सेल्स हैं उनके अंदर शुगर जाएगी या नहीं जाएगी, सवाल ही पैदा होता है। तो इसका जवाब क्या है हमारे पास, देखिए, मेटफॉर्मिन क्या करता है, मेटफॉर्मिन खुद शुगर को सेल के अंदर नहीं भेज रहा, ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, सेल्स के दरवाजे को क्या कर रहा है, रिसेप्टर्स को ठीक कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस को ख़त्म कर रहा है। जब आपकी शुगर नॉर्मल है, यानी कि 80-90 के दरमियान है, ठीक है, तो जिस्म के जो पैनक्रियास होते हैं, ठीक है, वो जो बीटा सेल से इंसुलिन निकल रही होती है वो उतनी नहीं निकल रही थी, इनकी बहुत ही हल्की हल्की अमाउंट में निकल रही होती है, ठीक है। जब इंसुलिन ही बहुत ही हल्की हल्की अमाउंट में, जिसको हम कहते हैं बेसल इंसुलिन, वो निकल रही है, ठीक है, तो हमारे पास जो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली हमारे पास, अब ये रिसेप्टर काम तो कर रहे हैं, वर्किंग है, लेकिन शुगर को अपने अंदर नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि इंसुलिन उस क्वांटिटी में नहीं है, और खून में जो शुगर है वो नॉर्मल अपने लेवल पर रुकी रहेगी। लेकिन जब मेटफॉर्मिन को क्या कर दिया, आपने मिला दिया किसके साथ, इंसुलिन के साथ, तो अब क्या हो गया, बिल्कुल खेल उलट हो गया, ठीक है। कैसे उलट हो गया, अब मेटफॉर्मिन को मिलाया इंसुलिन का, तो इससे बहुत बड़ा खतरा होता है, अच्छी बात तो है कि मिला दिया, ठीक है, लेकिन खतरा किसका होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होता है। कैसे खतरा होता है, देखें, अगर हमारे पास बाहर वाली इंसुलिन क्या करिए, बाहर वाली इंसुलिन जो लग रही है वो थोड़ा ना देख रही है, वो बॉडी का निज़ाम थोड़ा देख रही है कि बॉडी में शुगर कैसी है, कम है, ज़्यादा, वो तो डायरेक्ट क्या करेगी, जो खून में शुगर पड़ी हुई उसको सेल्स के अंदर भेजेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा।
और दूसरी तरफ हमारे पास मेटफॉर्मिन ने क्या किया हुआ है, लिवर के जो बैकअप थे, इमरजेंसी बैकअप, ठीक है, एक को तो काफ़ी हद तक ब्लॉक किया और दूसरे को हल्का फुल्का ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, यानी कि दोनों पे ही काम कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारे पास खून ने शुगर को एक तरफ जो बाहर से इंसुलिन आई थी वो सेल्स के अंदर भेज दी है शुगर को, और दूसरी तरफ हमारे पास जो लिवर काम कर रहा था, जो नॉर्मली काम करता है, वो बहुत ही स्लो स्लो शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि शुगर बनाना चाह रहा है, ठीक है, शुगर जो स्टोर थी उसको निकालना चाह रहा है, लेकिन बहुत ही स्लो स्लो, ठीक है। तो काफ़ी हद तक शुगर लो हो जाएगी, फिर ये काम यानी कि हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर कोई मरीज़ पहले तकरीबन 100 यूनिट लगा रहा था फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंसुलिन के, तो अब मेटफॉर्मिन शुरू करने के बाद वो डोज जो हो जाएगी इंसुलिन की 100 यूनिट और मेटफॉर्मिन वो क्या हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उस डोज को क्या करते हैं, अक्सर अक्सर क्या करते हैं, 10% या 20% कम करते हैं, ठीक है। यानी कि कितनी लगाएंगे, अब 80 लगाएंगे या फिर 90 लगाएंगे, ताकि शुगर नॉर्मल रहे, क्रैश ना हो, यानी कि नीचे ना चली जाए बहुत। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फेट। पहले इसमें लिखा हुआ है कि मेट्फोमिन क्या होती है, बेसिकली वेल एब्जॉर्ब्ड होती है। वेल एब्जॉर्ब का मतलब क्या, देखिए हमने मेट्फोमिन हमने क्या किया, अपनी बॉडी में चेक किया, यानी कि भाई ओरली हमने क्या किया, मेट्फोमिन को लिया, ठीक है। मेट्फोमिन की टैबलेट ली तो हो गया, क्या हमारे पास होगा, मेट्फोमिन हमारे पास जाएगा स्टमक में, फिर दैन हमारे पास जाएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन से जाके बेसिकली यहाँ पर कहाँ जाएगा, हमारे पास खून में जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास मेट्फोमिन जो होता है बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, वाटर सोल्यूबल, पानी को पसंद करता है, पानी में आराम से घुल जाता है, ठीक है। अब हमारे पास इंटेस्टाइन से ये खून में खुद ब खुद नहीं जाएगा, बल्कि हमारे पास क्या होते हैं, इंटेस्टाइन में कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जिनको हम कहते हैं OTC ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो OTC ट्रांसपोर्टर इज़ यूज फॉर मेटफॉर्मिन। OTC यानी कि हमारे पास मतलब क्या हो, ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्टर। ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, मेटफॉर्मिन को इंटेस्टाइन से पकड़ेंगे और खून में फेंक देंगे, ठीक है। बेसिकली ये स्मॉल मॉलिक्यूल है एंड वाटर में सॉल्युबल है, दैट्स वाई ये क्या कहलाता है, वेल एब्जॉर्ब कहलाता है। अब इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि बेसिकली मेट्फोमिन जो है नॉट बाउंड टू सीरम प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमारे पास मेट्फोमिन जो है अब इंटेस्टाइन से खून में चली गई, ठीक है। OTC ट्रांसपोर्टर ने क्या कर दिया, इसको खून में फेंक दिया, ठीक है। अब ये खून में है, तो बेसिकली दूसरी जो दवाइयाँ होती हैं, दूसरी ड्रग जो होती हैं, उनके कंपैरिजन में इसका बिल्कुल उलट रवैया होगा। दूसरी ड्रग्स क्या करती हैं, अक्सर ड्रग्स क्या करती हैं, खून में प्रोटीन होती है, एल्बुमिन से चिपक जाती हैं, एल्बुमिन से चिपक जाती हैं और क्या कर लेती हैं, खुद को इनएक्टिवेट कर लेती हैं, यानी कि बहुत ही अपना हल्का हल्का हिस्सा खून में छोड़ती रहती हैं, और वो हिस्सा काम करता रहता है, यानी कि फ्री ड्रग कहलाता है। और जो चिपका होता है इस प्रोटीन के साथ, उसको हम कहते हैं बाउंड ड्रग, या बोल सकते हैं, ठीक है, ये फ्री नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो ये ड्रग है मेट्फोमिन, ये ऐसा कुछ नहीं करती, यानी कि जो खून है, प्रोटीन है, एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन से नहीं चिपकती, ठीक है, खुद फ्री घूम रही होती है, आज़ाद घूमती है, पूरी की पूरी दवाई क्या होती है, आज़ाद घूमती है, ठीक है। इसलिए इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि खून में जब ये घूमती रहती है, तो बेसिकली जैसे ही इसको लीवर या मसल्स के पास से गुजरेगी, तो अपना काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि इसका मेन काम लीवर मसल्स पे ही है कि लीवर को क्या करना, फजूल शुगर बनाने से रोकना, ठीक है, नई शुगर बनाने से रोकना, मसल्स को क्या करना, मसल्स को शुगर खींचने पर मजबूर करना, ठीक है। तो ये फ़ौरन अपना काम शुरू कर देगी और किसी चीज़ का इंतजार नहीं करेगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि एंड इज़ नॉट मेटाबोलाइज्ड, ठीक है, ये टूटती नहीं है। तो इस बात को समझते हैं क्या मतलब हुआ, देखिए हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास हर कार्डिक साइकिल, यानी कि हर बार जब दिल क्या कर रहा है, खून को पंप कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास खून जो है वो मेट्फोमिन शामिल है उसमें, ठीक है, खून में जाहिर सी बात है फ्री घूम रही है मेट्फोमिन, ठीक है। तो जब खून हमारे पास लीवर के पास से गुजरेगा, लीवर से गुजरेगा, ठीक है, लीवर के अंदर से गुजरेगा, तो बेसिकली हमारे पास हमारे जो लीवर होता है बेसिकली एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, हमारे पास CYP450 इंजाइम्स क्या होते हैं, दवाइयों को तोड़फोड़ करते हैं, CYP450 इंजाइम्स, ठीक है। लेकिन मेट्फोमिन की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसका इस तरीके का है कि लीवर के कोई भी इंजाइम, लीवर के अंदर कोई भी इंजाइम ऐसा नहीं है जो कि क्या कर सके, इसको तोड़ सके या इसकी शक्ल को तब्दील कर सके, ठीक है। तो हमारे पास इसका एक फ़ायदा क्या हुआ, बॉडी के पास इसका एंजाइम नहीं है। अब इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेट्फोमिन जो है हमारे पास लीवर के एंजाइम को नहीं छेड़ रही, क्योंकि लीवर के एंजाइम काम ही नहीं कर पा रहे उस पर, ठीक है। तो इसलिए दूसरी दवाइयाँ, वो दवाइयाँ जो कि क्या करती हैं, उन एंजाइम पर, यानी कि CYP450 एंजाइम्स पर डिपेंड करती हैं, यानी कि उन पे काम करती हैं, ठीक है। तो अगर वो दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं मेट्फोमिन के साथ, मेट्फोमिन भी इस्तेमाल कर रहा है कोई, और ये दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, इसको क्या पता कोई यानी कि उसको रीज़न के लिए दी जा रही है, ऐसी बात है, ठीक है। तो इस्तेमाल कर रहा है तो कोई मसला नहीं होगा, यानी कि ड्रग ड्रग इंट्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। मेट्फोमिन के साथ ये दवाइयाँ क्या होंगी, बिल्कुल सेफ़ होंगी। आगे लिखा हुआ इसके बाद कि एक्सक्रीशन इज़ बाय द यूरिन। क्या मतलब वो देखें, हमारे पास जो मेट्फोमिन है, मेट्फोमिन क्या करती थी, अपना काम करते हुए क्या करी थी, बेसिकली एक और काम करी थी कि बॉडी के जो सेल्स हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली जो शुगर को
जलाने का प्रोसेस कह सकते हैं हम, शुगर को बर्न करने का प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को क्या करी थी, थोड़ा स्लो करी थी, ठीक है, स्लो करी थी। तो इसलिए क्या होता है हमारे पास, जब बेसिकली ये रास्ता स्लो हो रहा है तो हमारे पास हमारा बॉडी क्या करी थी, बॉडी मजबूरन क्या करी थी, शुगर से एनर्जी निकालने के लिए क्या करी थी, हमारे पास एक और पाथ इस्तेमाल करी थी, और वो पाथ था बगैर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करना था उसमें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पे इसने काम करके इसको स्लो कर दिया, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, ठीक है। तो दूसरा पाथ यूज़ किया तो उसके नतीजे में क्या बन रहा था, हमारे पास लैक्टिक एसिड बन रहा है जो कि एसिड था, लेकिन नॉर्मल हालत में हमारा लीवर जो क्या करता है, इस एसिड को तोड़ के साफ़ कर सकता है, ठीक है, साफ़ करता भी है। लेकिन अगर हमारे पास मेट्फोर्मिन जो है, मेट्फोर्मिन जिसम में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जमा हो जाए, ठीक है, जमा हो गई तो लैक्टिक एसिड की मिकदार भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, और खून क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिडोसिस। तो एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है मेट्फोर्मिन का, यानी कि बोल सकते हैं हम एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि हमारे पास मेट्फोर्मिन जो है ये बॉडी में टूट नहीं रही, लिवर के एंजाइम्स को तोड़ नहीं पा रहे, उनके पास कोई एंजाइम नहीं है ऐसा, ठीक है, तो इसलिए इसे निकालने की पूरी जिम्मेदारी किस पर है, किडनी पर होती है, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेट्फोर्मिन जो होती है बिल्कुल बेसिकली अनचेंज रहती है, यानी कि जिस स्ट्रक्चर में, जिस केमिकल स्ट्रक्चर में बॉडी में इंजेक्ट की गई थी मुंह के जरिए, उसी केमिकल स्ट्रक्चर में जब निकलेगी यूरिन के थ्रू तो उसी केमिकल स्ट्रक्चर को, वही सेम केमिकल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उसके केमिकल स्ट्रक्चर को छेड़ा नहीं गया। क्यों? क्योंकि लिवर ने कुछ काम ही नहीं किया, लिवर के अंदर में तोड़ा ही नहीं, तो टूटेगा कैसे, तो उसका स्ट्रक्चर सेम रहता है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या रहता है, बिल्कुल सेम, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंड इज नॉट मेटाबोलाइज्ड। अब ये सारा फ्लो जो है तब तक सही चलेगा जब तक हमारे पास जो किडनी है, किडनी ठीक से काम करी, लेकिन अगर किडनी ठीक से काम नहीं करी, किडनी कमज़ोर है, गुर्दे कमज़ोर हैं, तो मेट्फोर्मिन जो होगी जिस्म से निकल नहीं पाएगी, मेट्फोर्मिन की अक्यूमुलेशन हो जाएगी, मेट्फोर्मिन की अक्यूमुलेशन होगी, दैन लैक्टिक एसिड बनेगा ज़्यादा, दैन हमारे पास खून में लैक्टिक एसिडोसिस वाली कंडीशन हो जाएगी। इसलिए मेट्फोर्मिन के जो मरीज़ होते हैं उनका बेसिकली हमारे पास जो किडनी की हेल्थ का टेस्ट होता है, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट और EGFR टेस्ट, इनको करवाते रहते हैं। नेक्स्ट राइटिंग हमारे पास है एडवर्स इफेक्ट, यानी कि बुरे असरात क्या क्या है इस ड्रग के, मेट्फोर्मिन के। दीज आर लार्जली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। क्या मतलब है गैस्ट्रो का, बेसिकली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लफ्ज़ का मतलब क्या है, देखें गैस्ट्रो का मतलब क्या है, गैस्ट्रो लफ्ज़ निकला है हमारे पास हमारे स्टमक से, किससे निकला है, मैदे से, यानी कि स्टमक से, जबकि हमारे पास इंटेस्टिनल का मतलब इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, जब हम कह रहे हैं कि मेट्फोर्मिन के साइड इफेक्ट बेसिकली क्या है, लार्जली गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दवा खून में जाने से पहले ही, खून में गई नहीं अभी, खून में जाने से पहले ही हमारे जो स्टमक है और इंटेस्टाइन है उसमें काफ़ी हद तक क्या करेगी, उसके सिस्टम को काफ़ी हद तक छेड़ेगी। जबकि मरीज़ मेट्फोर्मिन स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है, लेकिन तकरीबन 20 से 30% लोगों को क्या क्या मसाइल होते हैं, उनको नौसिया होगा, यानी कि उल्टी वाली कैफियत होगी, या फिर किसी किसी को वॉमिटिंग हो भी सकती है, ठीक है, और क्या होगा, उनके पेट में मरोड़, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्रैम्प्स, क्रैम्प्स वाली कंडीशन होगी, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, ठीक है। और क्या होता है, उनका मुंह का जायका जो होता है, यानी कि मेटालिक टेस्ट, यानी कि मुंह में अजीब सी कड़वाहट, या फिर बेसिकली ऐसा लगता है कि मुंह में कोई मेटल है, ठीक है, वैसा टेस्ट पैदा होगा। पहले हम समझेंगे कि हमारे पास मेट्फोर्मिन के इस्तेमाल से नौसिया वॉमिटिंग वाली कंडीशन क्यों हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका बेसिकली समझने का, हम स्टार्टिंग से समझते हैं होता क्या है हमारे पास। देखिए हमारे पास जो इंटेस्टाइन है, हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन, उनमें जो सेरोटोनिन होता है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली खुशी का हार्मोन भी कहते हैं, बेसिकली सेरोटोनिन जो होता है, सेरोटोनिन का 90% हिस्सा, जितना बॉडी में सेरोटोनिन है, उसका सेरोटोनिन है उसका 90% हिस्सा कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इसके बहुत सारे काम होते हैं, सेरोटोनिन के बहुत सारे काम होते हैं। एक तो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट हो रही थी बिकॉज सेरोटोनिन हो रही होती है, ठीक है, और बहुत सारे काम है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टॉक्सिक फूड ले लिया, ठीक है, तो आपके इंटेस्टाइन में बेसिकली सेरोटोनिन क्या होगा, बहुत सारा सेरोटोनिन निकलेगा और दिमाग से सिग्नल लेकर जाएगा, दिमाग का वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको वॉमिटिंग हो जाना शुरू हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली सेरोटोनिन बहुत सारे काम करता है। तो हमारे पास आपने क्या किया, मेट्फोर्मिन बॉडी में लिया, यानी कि ठीक है, तो हमारी जब इंटेस्टाइन तक पहुँच आई है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन की दीवारों को बेसिकली हमारे पास खाने में क्या सेरोटोनिन भी है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इंटेस्टाइन की दीवारें होंगी वो क्या होंगी, उनमें सेरोटोनिन की मिकदार बढ़ जाएगी, क्योंकि अनयूजुअल चीज़ है ना, सेरोटोनिन आ गई, ठीक है, तो वो सेरोटोनिन की मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेरोटोनिन जब बेसिकली बढ़ेगा तो ये वहाँ मौजूद क्या करेगा, नर्व्स, जो यहाँ नर्व्स होंगी उनको क्या करेगा, थोड़ा सा छेड़ेगा। अब ये नर्व्स क्या करेंगी, बेसिकली दिमाग तक सिग्नल लेके जाएंगी कि पेट में कुछ गलत चीज़ आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा, मरीज़ को बोल सकते हैं नौसिया वाली कंडीशन, यानी कि उल्टी फील हो रही होगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वॉमिटिंग हो भी जाती है। नौसिया होने की एक और वजह ये भी है कि हमारे पास जो मेट्फोर्मिन होती है, बेसिकली इसका काम ये भी होता है कि इंटेस्टाइन से जो खाना जा रहा है खून में, वो तेज़ से ना जाए बल्कि स्लो स्लो जाए, ठीक है, यानी कि खाने की रफ्तार को
खून में शामिल होने में थोड़ा स्लो करती है, ठीक है। तो बेसिकली खाना काफ़ी देर तक इंटेस्टाइन में रुका रहता है। जब इंटेस्टाइन में काफ़ी देर तक रुका रहेगा, यानी कि शुगर ग्लूकोज वहाँ रुकी रहेगी, तो हमारे पास होगा क्या, वहाँ पर जो बेसिकली शुगर होगी पानी को अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि इंटेस्टाइन में क्या हो गया, पानी ज़्यादा हो गया। इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि जो पानी आएगा यहाँ पर, इसको डाइल्यूट करने के लिए एक तरीके से आएगा, ठीक है। शुगर यहाँ पर ज़्यादा है, यानी कि कंसनट्रेटेड माहौल है, ठीक है। तो हमारे पास पानी यहाँ पर आ जाएगा। अब इंटेस्टाइन में क्या है, पानी। तो बेसिकली हमारे पास जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया पे काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बैक्टीरिया पे काम करना शुरू करेंगे तो बेसिकली हमारे पास हो गया क्या, इससे गैस बनेगी, ठीक है। इसलिए बंदे को ब्लॉटिंग यानी कि पेट फूले फूले महसूस होगा, ठीक है, और उल्टी जैसी फीलिंग होगी। हमारे पास अब एक और चीज़ क्या होती है, देखें, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझने के लिए हमारे पास बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास कहाँ से निकलते हैं, हमारे पास बेसिकली हमारा खाना, हमने खाना खाया, ठीक है, और हमारे पास लीवर क्या करेगा, हमारे पास लीवर के पास क्या होते हैं, बाइल्स होते हैं, क्या करेगा, उसको इंटेस्टाइन में शामिल करेगा, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स यानी कि काफ़ी किस्म के सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी इंटेस्टाइन में शामिल होगा, लेकिन जब मेट्फोर्मिन लिया हुआ आपने, मेट्फोर्मिन क्या करता है, बेसिकली हमारे पास इस बाइल सॉल्ट इंटेस्टाइन में शामिल हुआ, लेकिन इंटेस्टाइन के आखिरी बेसिकली हम बोल सकते हैं हिस्से से दोबारा एक शामिल हो जाएगा, दोबारा अपने जगह चले जाएगा, ठीक है। लेकिन यानी कि दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब, ठीक है। अच्छा, लेकिन मेट्फोर्मिन क्या करता है, इसकी रीएब्जॉर्ब होने की जगह को, यानी कि जहाँ से इसने होना है रीएब्जॉर्ब, वहाँ पर जाके उस रिसेप्टर पे क्या करता है, छेड़छाड़ करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और इंटेस्टाइन में रहेंगे। जब इंटेस्टाइन में रहेंगे तो बेसिकली सॉल्ट्स की भी एबिलिटी क्या होती है, सॉल्ट की भी खासियत होती है, क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, पानी को खींचेंगे, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली वाटर वाटर हो जाएगा। तो अब इससे डायरिया होता है, डायरिया। अब क्योंकि ये सॉल्ट्स होते हैं हमारे पास, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, तो बेसिकली हमारी इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों को क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे, जिससे पेट में मरोड़ यानी कि क्रैम्प्स वगैरह होंगे और नौसिया यानी कि उल्टी वाली कंडीशन पैदा होगी। मेट्फोर्मिन जो हमारे पास होता है, मेट्फोर्मिन जिसम में खास हार्मोन होता है GLP-1 जो कि इंटेस्टाइन में होता है, उस पर भी काम करता है, ठीक है। इसको क्या करता है, GLP-1 हार्मोन को बढ़ाता है, GLP-1 हार्मोन को बढ़ाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली ये हार्मोन क्या करता है, शुगर कंट्रोल करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। लेकिन ये हार्मोन जो होता है हमारे पास होता है, इसका एक बोल सकते हैं इफेक्ट होता है कि क्या करते हैं, बेसिकली दिमाग के उस हिस्से पर काम करेगा जो कि क्या करता है, भूख को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भूख क्या लगेगी, कम लगेगी। सेकंड चीज़, पर्सन को नौसिया वाली कंडीशन फील होगी, वॉमिटिंग, क्योंकि वॉमिटिंग सेंटर भी क्या करता है, वॉमिटिंग सेंटर को भी हल्का सा टच करता है, यानी कि उस पर भी जाके काम करता है, इसलिए बंदे को उल्टी वाली कंडीशन फील होती है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि मेट्फोर्मिन शुड बी डिसकंटिन्यूड इन केसेस ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, ठीक है। यानी कि इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब क्या हो, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन हो। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन बेसिकली इसको हम बोलते हैं, सेकंड इसका नेम हो सकता है हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक में क्या होता है, बेसिकली दिल का कोई भी एक हिस्सा, खून और ऑक्सीजन का उसको क्या मिलना बंद हो गया, खून मिलना बंद हो गया, इनके खून में ही क्या है, ऑक्सीजन, तो बेसिकली इसको खून और ऑक्सीजन मिलना क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, बेसिकली एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली होगा क्या, अब से दिल जो होगा हमारे पास, दिल सही तरीके से खून को पंप नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका एक पार्ट जो है बिल्कुल बेसिकली इसको मिला ही नहीं ऑक्सीजन, तो बेसिकली वो दूसरे पार्ट से अलग हो चुका है, यानी कि सख्त हो चुका है, ठीक है। तो अब दिल सही तरीके से खून को पंप नहीं करेगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो टिश्यूज़ हैं, ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये चले गए एनारोबिक स्टेट में, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी नहीं बना रहे, बल्कि ऑक्सीजन के बगैर एनर्जी बना रहे हैं। और जब हम जानते हैं कि हमारे पास सेल्स जब ऑक्सीजन के बगैर एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या पैदा होता है, उसके रिजल्ट में एसिड पैदा होता है, लैक्टिक एसिड पैदा होगा, ठीक है। तो बेसिकली दिल के सेल्स में कौन सा एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मेट्फोर्मिन पहले ही क्या करते हैं, पहले से हम जानते हैं कि जिसम में लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है, रखता है, बनाता है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, जिसको लीवर हैंडल कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास हार्ट अटैक के वक्त इसे जारी रखा ये भी मेट्फोर्मिन भी चल रही है और ऊपर से हार्ट अटैक भी होगा, ठीक है, तो होगा कि हमारे पास जिसम में जो लैक्टिक एसिड होगा उसका ढेर लग जाएगा, ठीक है। और दिल जो हमारे पास होगा, अब दिल लैक्टिक एसिड भरा हुआ है आसपास, ठीक है, तो पूरा क्या हो जाएगा, दिल भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्या एसिड है ना, लैक्टिक एसिड, खून में क्या है, लैक्टिक एसिड का ढेर है, इसके हम क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिडोसिस कहेंगे, ठीक है, जो कि दिल की धड़कन को भी रोक सकता है, हमेशा के लिए रोक सकता है, दिल का यानी कि दिल पे बहुत ही खतरनाक किस्म का इफेक्ट डालता है, ठीक है। सेकंड लिखा है हमारे पास कि कंजस्टिव किसी को हार्ट फेलियर हो, ठीक है, एक्सकर्बेशन ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, इसका मतलब क्या हो, देखिए कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, हमारे पास हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि दिल हमारे पास है, दिल
ये दिल हमारे पास जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक खून को नहीं पंप कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे बेसिकली, यहाँ पर लिखा हुआ है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। पंप तो कर रहा है यानी कि उतना पंप नहीं कर रहा खून को जितना बॉडी की नीड है, ठीक है। तो बेसिकली होगा कि हमारे पास जो ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, जब दिल ही सुस्त काम कर रहा है तो हमारे पास जो ऑर्गन्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, हाइपॉक्सी स्टेट में। हाइपॉक्सिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि उनको खून के थ्रू ही तो ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, उनके पास कोई और जरिया थोड़ा ना, उनको खून के थ्रू ही तो मिल रही है ऑक्सीजन, ठीक है। तो उन ऑर्गन्स को बेसिकली क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगी, खून भी सही से नहीं मिल रहा, खून में ही क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो बड़े बड़े ऑर्गन जो बेसिकली खून का ज़्यादा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, जैसे किडनी वगैरह हो गया, ठीक है। तो आप बस फॉर्स में बात करते हैं किडनी को, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्योंकि किडनी का कलेक्शन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किडनी को क्या मिल रहा है, खून कम मिल रहा है, ठीक है। अब किडनी खून कम मिल रहा है, हाइपॉक्सिया है, तो किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी। जो किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो मेट्फॉर्मिन निकल नहीं पाएगी बॉडी से, क्योंकि मेट्फॉर्मिन का निकलना डिपेंड कर रहा है किडनी पे। अब एक और इंपॉर्टेंट कनेक्शन समझते हैं, वो है लीवर का, ठीक है। लीवर का कनेक्शन समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास लीवर क्या करता है, हमारे पास जो एसिड बनता है उसको क्या करता है, एसिड को तोड़ता है, ख़त्म करता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अब लीवर को भी खून कम मिल रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या कर रहा है, बेसिकली लैक्टिक एसिड जो बना रहा था मेट्फॉर्मिन, उसको साफ नहीं कर पा रहा, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, मेट्फॉर्मिन जिस्म में जमा हो रहा है, ऊपर से किडनी को कम ऑक्सीजन मिल रही थी, तो जिस्म में जमा हो रहा है, ऊपर से लैक्टिक एसिड नहीं तोड़ पा रहा है लीवर, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास खून में लैक्टिक एसिड की मिकदार बढ़ रही है इस तरीके। आगे लिखा हुआ है एंड सीवर इन्फेक्शन, यानी कि शदीद किस्म का इन्फेक्शन हो, ठीक है। अब इन्फेक्शन में क्या होगा, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल किसी को सेप्सिस है, यानी कि खून में इन्फेक्शन है, या फिर हमारे पास निमोनिया, खतरनाक किस्म का इन्फेक्शन होता है, ये यानी कि खतरनाक किस्म का क्या है, पर्सन को इन्फेक्शन है, ठीक है। और उसमें क्या यूज़ किया गया, इसमें मेट्फॉर्मिन यूज़ किया गया, तो होगा क्या, हमारे पास बेसिकली जिसम में क्या आ जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जब शदीद इन्फेक्शन होता है, सिवियर इन्फेक्शन होता है, तो क्या होता है, हमारे पास हमारी जो बॉडी होती है कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। क्या करती है हमारे पास, कि खून का प्रेशर क्या हो जाता है, गिर जाता है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, ठीक है। और क्या होता है, मरीज़ को पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेटेड फील करता है, पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली बॉडी की नीड पानी कम है जिस में, ठीक है। तो बॉडी की नीड क्या है, बॉडी की नीड पहले ही पूरी नहीं हो पा रही, तो किडनी क्या बनाएगा, यूरिन, ठीक है। तो बेसिकली किडनी का काम क्या हो जाएगा, वक्त तौर पर स्लो हो जाएगा, वक्त तौर पर क्या हो जाएगा, बहुत स्लो कर देगा। इसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी है, ठीक है। हमारे पास अब किडनी स्लो तरीके से काम कर रही है, यानी कि बहुत ही स्लो, तो हमारे पास ऊपर से क्या हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और मेट्फॉर्मिन भी क्या करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, तो बेसिकली लैक्टिक एसिड का खून में क्या हो जाएगा, तूफान, ऊपर से लैक्टिक एसिड किडनी के थ्रू निकल भी नहीं पा रही, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडीशन बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, और बेसिकली हमारे पास जो मरीज़ है वो शॉक में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ लिखी हुई है कि मेट्फॉर्मिन को शुड बी यूज़, मेट्फॉर्मिन को इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, एहतियात करेंगे जब पर्सन क्या है, 80 साल का है। देखें इसका कनेक्शन बेसिकली क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि डिपेंड करता है किडनी पर, यानी कि किडनी की हालत को देखते हुए कहा हमने। होता है कि हमारे पास देखें, अगर हम हमारे पास क्रिटिनिन जो हमारे मसल्स का बोल सकते हैं वेस्ट होता है, ठीक है। क्रिटिनिन जो पर्सन की एज बड़ी हो गई, यानी कि 80 साल है, ठीक है, हम इसी की बात करें, ठीक है। तो क्रिटिनिन जो होगा, हमारे जो मसल्स का वेस्ट होता है, वो क्या हो जाएगा, कम होगा उसमें क्रिटिनिन। क्यों, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं सार्कोपीनिया। क्या कहते हैं, सार्कोपीनिया, उनके मसल्स क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ठीक है। इसलिए जो उनका क्रिटिनिन है वो क्रिटिनिन रिपोर्ट में क्या नजर आएगा, नॉर्मल नजर आएगा। क्यों, क्योंकि उनके मसल्स कमज़ोर हैं, ठीक है। मसल्स कमज़ोर हैं, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाए, तो उनसे जो कचरा बनेगा, उनका जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो क्रिटिनिन बनता है वो भी कम बनेगा। इसलिए आपको क्या नजर आएगा रिपोर्ट में, भले ही क्रिटिनिन क्या नजर आ जाए, नॉर्मल नजर आ जाए, ठीक है। जब किडनी की टेस्ट करवाएंगे किडनी का, तो क्रिटिनिन क्या आएगा, नॉर्मल आ भी गया, क्रिटिनिन नॉर्मल नज़र आ रहा है। लेकिन असल चीज़ क्या होती है, हमारे पास किडनी के बेसिकली हमारे पास किडनी के जो फिल्टर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो जब एज बड़ी होती है तो बेसिकली वो भी क्या हो जाते हैं, आधे ख़त्म, यानी कि आधा रह जाते हैं, ठीक है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, रेड्यूस्ड GFR। GFR बेसिकली किडनी की सफाई की रफ्तार को बताता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या रह गए, आधे रह गए, तो रफ्तार भी उस तरीके से नहीं होगी, क्योंकि नेफ्रॉन ही बेसिकली असल क्या करते हैं, फिल्टर यूनिट्स होते हैं, यानी कि जो खून को फिल्टर करते हैं, तो अब फिल्टरिंग भी उस तरीके से नहीं हो पा रही होगी। मेट्फॉर्मिन को जिस्म से निकालने के लिए किडनी की हालत बहुत ज़रूरी है, हम जानते हैं हम ये बात, ठीक है। तो हमारे पास GFR यानी कि किडनी की सफाई की रफ्तार ही क्या है, स्लो है, तो हमारे पास जो मेट्फॉर्मिन होगी वो बॉडी में काफ़ी देर के लिए अकोमुलेट हो सकती है, यानी कि जमा हो सकती है, और स्लो स्लो निकल रहेगी बॉडी से, क्योंकि किडनी की हालत क्या है, वीक है, ठीक है। तो इसकी बेसिकली ये जो मकदार है हमारे लिए बेसिकली जहर की हद तक भी क्या हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है। एक और अहम बात कि जिनकी एज बड़ी हो रही है, यानी कि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है बेसिकली कि उनमें पानी की कमी को जल्दी महसूस नहीं कर पाते। होता है कि हमारे पास के दिमाग में मौजूद होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स यानी कि सेंसर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, बुज़ुर्गों में सुस्त जाते हैं, सुस्त, ठीक है, स्लो हो गए, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास,
उन्हें प्यास महसूस ही नहीं होगी जब तक कि उनके जिस्म जो है ख़तरनाक हद तक खुश ना हो जाए, क्योंकि जिस्म में खून का वॉल्यूम ख़तरनाक हद तक कम ना हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास हो गया क्या, जब पानी कम हो गया, ठीक है, बॉडी में क्या है, पानी कम है, तो जो गुर्दों को मिलने वाला खून है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली पानी ही मिलके बेसिकली खून के वॉल्यूम को बढ़ा रहा है ना, तो जब पानी ही कम है बॉडी में, तो जो किडनी के पास खून आएगा, ठीक है, वो भी कम होगा, ठीक है, और प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास मेटफॉर्मिन का निकलना क्या कर देगा, किडनी जो होगा, किडनी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही होगी, तो मेटफॉर्मिन का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, वो बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएगी। आगे लिखा हुआ कि विद द हिस्ट्री ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वही बात, हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है, बेसिकली हार्ट फेलियर का मतलब क्या है कि दिल जो है हमारे पास, दिल खून तो पंप कर रहा है, लेकिन इस तरीके से पंप नहीं कर रहा कि बॉडी की नीड पूरी हो जाए, बॉडी के ऑर्गन्स की डिमांड पूरी हो रही हो, ऐसा नहीं होता, यानी कि खून को सही तरीके से पंप नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो हमारे पास जो सेल्स हैं उनको सही तरीके से खून नहीं मिल रहा, खून यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बेसिकली सेल्स क्या करते हैं, तो वो अपना एक और पाथ बनाएंगे, एक और पाथ होता है जो कि ऑक्सीजन के बगैर एनर्जी बना देते हैं सेल्स, ठीक है। और उस पाथ का प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि उस पाथ के रिजल्ट में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, एक किस्म का तेजाब बनता है। और मेटफॉर्मिन क्या करते हैं, पहले से लैक्टिक एसिड बना रहे थे, हम जानते हैं, हल्का फुल्का लैक्टिक एसिड बनाते हैं, ऊपर से हमारी बॉडी के सेल्स के बना रहे हैं, लैक्टिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमारे पास लिखी हुई है कि और अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़ क्या मतलब, वो देखिए हमारे पास जो बेसिकली अल्कोहल और मेटफॉर्मिन दोनों का बेसिकली हम बोल सकते हैं, जो अगर दोनों को कम्बिनेशन किया जाए, मेटफॉर्मिन और अल्कोहल दोनों को एक साथ इस्तेमाल करें, तो एक बेसिकली बहुत ही खतरनाक कंडीशन पैदा कर सकते हैं। होता है क्या है हमारे पास कि लैक्टिक एसिड को साफ़ करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लीवर को NAD+ नाम का जो फ्यूल होता है, यानी कि इसको यूज़ करना पड़ता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अल्कोहल हमारे पास क्या है, एक टॉक्सिन है, जहर है, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल क्या है, एक किस्म का टॉक्सिन है। तो सारी जो एनर्जी होगी, लीवर पहले क्या करेगा, NAD+ को लीवर को निकालने के लिए, यानी कि NAD+ को लीवर यूज़ करता है एक तो अल्कोहल के लिए, और सेम इसी NAD+ को यूज़ कर रहा है बेसिकली हमारे पास जो लैक्टिक एसिड बनाया मेटफॉर्मिन से, उसको बेसिकली बोल सकते हैं, लैक्टिक एसिड जो बनाया मेटफॉर्मिन से उसको ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए भी इसी को यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी किसको देगा, अल्कोहल को देगा, क्योंकि अल्कोहल जहर है, ठीक है। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड जो मेटफॉर्मिन से बना है उसका काम पेंडिंग पे चला जाएगा, यानी कि अब इसको ख़त्म नहीं करे, तो खून में लैक्टिक एसिड की मिकदार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर से ये लीवर जो है इस लैक्टिक एसिड को साफ़ नहीं कर रहा है, पहले पहले किसको साफ़ कर रहा है, अल्कोहल को साफ़। अल्कोहल से एक और चीज़ ये भी होती है कि अल्कोहल से क्या आता है, बंदे को ज़्यादा यूरिन आता है, यूरिनेशन ज़्यादा होती है। देखिए इसका रीज़न क्या है, हमारे पास जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल दिमाग के उस हार्मोन को, यानी कि ADH को क्या कर देगी, रोक देती है। ADH हार्मोन वो होता है जो कि क्या करता है, जो बेसिकली पानी और सॉल्ट्स का बैलेंस रखता है, ठीक है। तो ADH हार्मोन क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पास हमारी किडनी को हुक्म देता है कि क्या करे, पानी को बचा के रखे, ठीक है। तो ADH हार्मोन को ही क्या कर दिया, अल्कोहल ने बेसिकली रोक दिया। तो होगा कि हमारे पास जब बहुत सारा पानी हमारे पास हमारे यूरिन के थ्रू निकल रहा है, तो खून का वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, खून का वॉल्यूम भी कम हो रहा है, ठीक है, और खून का प्रेशर भी कम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ऐसी हालत में किडनी सेफ्टी मोड में जाकर क्या करेगी, फिल्ट्रेशन को बंद कर देगी, फिल्ट्रेशन बंद है, ताकि जो बचा कुचा पानी है वो जिसम में ही रुका रहे और जिसम की नीड पूरी हो, ठीक है। अब इस शटडाउन की वजह से क्या होगा, हमारे पास मेटफॉर्मिन जो होगी, मेटफॉर्मिन बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि किडनी ने काम करना भी टेम्परेरी बंद कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली वो अफराद जिनकी एज बड़ी है, तो उन्हें बहुत ही एहतियात से मेटफॉर्मिन को यूज़ किया जाता है। आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि मेटफॉर्मिन को शुड बी टेम्पररी डिसकंटिन्यूड, यानी कि मेटफॉर्मिन को कुछ वक्त के लिए क्या कर देंगे, नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब मरीज़ का क्या होना है, मरीज़ को यानी कि उसको IV रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट एजेंट्स, यानी कि क्या मतलब, वो देखें ये जो बात लिखी हुई है इसका मतलब क्या है, हम जब किसी की बॉडी के अंदर का मुआयना कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास दो बहुत ही बड़े तरीके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास एक्सरे, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हैं अगर हमने बॉडी के अंदर देखना है, या फिर हम इस्तेमाल करते हैं CT स्कैन, ठीक है। एक्सरे और CT स्कैन में क्या फ़र्क है, देखें एक्सरे जो होता है हमारे पास ये 2D तस्वीर देता है। 2D तस्वीर मतलब क्या, यानी कि बेसिकली एक दीवार बोल सकते हैं, एक दीवार की फ़ोटो की तरह होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें हड्डियाँ दिखेंगी, हड्डियाँ यानी कि बोन्स को साफ तरीके से दिखाई देंगी, हमें बोन साफ दिखाई देंगी, मगर जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं जैसे कि दिल हो गया, गुर्दे, खून की नालियाँ वगैरह हो गई, ये हमारे पास नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। ठीक है, हम इसमें क्या देखते हैं, बेसिकली हड्डियों पे फोकस होता है। सेकंड हमारे चीज़ CT स्कैन। CT स्कैन क्या होता है, ये हमें देता है 3D तस्वीर, ठीक है। मशीन क्या होती है हमारे पास, मशीन बॉडी के पूरा इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, और क्या करती है, हमारे पास हर चीज़ की प्रॉपर तरीके से क्या करती है, मुआयना करती है, ठीक है। इसमें हर चीज़ जो होती है बहुत ही क्लियर दिखाई देती है। CT स्कैन से पहले बाय ओरली या फिर बाय IV क्या करते हैं, पर्सन क्या करता है, डाई यूज़ करते हैं। डाई क्या होता है, हमारे पास डाई का सेकंड नेम हम बोल सकते हैं, डाई को हम क्या कहते हैं, कंट्रास्ट बोलते हैं। डाई का मतलब क्या होता है, कंट्रास्ट एजेंट, ठीक है। अब डाई क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली डाई में क्या होता है, आयोडीन होता है, ठीक है। अक्सर क्या होता है, आयोडीन बेस्ड, यानी कि आयोडीन
के साथ कोई और चीज़ मिली हुई होती है, ठीक है। तो डाई को हम यूज़ क्यों करते हैं? देखिए हमारे पास हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारे स्टमक हो गया, हमारी खून की नालियाँ होंगी, ये सब एक ही हमें रंग की दिखाई देंगी, ठीक है। तो डाई क्या करता है, डाई हमारी बॉडी में दाखिल हुआ क्या करेगा, उनको हाईलाइट कर देगा ताकि कोई भी जो मसला हो हमें वाज़ेह दिखाई दे, ठीक है। हर चीज़ को बेसिकली हाईलाइट करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को मसला क्या है, अगर किसी को स्टमक वगैरह का मसला है तो क्या करेंगे, तो यानी कि उसको मैदे को स्कैन करना है तो क्या करेंगे, तो मरीज़ जो होगा इसको ओरली पिएगा, ठीक है, ओरली पिएगा। लेकिन अगर खून की नालियों को देखना है, रगों को देखना है, या दिल को देखना है, गुर्दों को देखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको इंजेक्शन के थ्रू आईवी के जरिए क्या करते हैं, बॉडी में दाखिल करते हैं, ठीक है। अब मेटफॉर्मिन के लिए ये जो आईवी वाला रास्ता है सबसे खतरनाक है। एक तो अपने आईवी के रास्ते से क्या दिया हुआ है, कंट्रास्ट दिया हुआ है, सेकंड मेटफॉर्मिन को यूज़ किया हुआ है, तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। होता है क्या हमारे पास, अब ये जो डाई होती है बहुत ही हम बोल सकते हैं कंसनट्रेटेड गाढ़ी होती है, ठीक है। और इसे निकालने का सारा बोझ किस पर होता है, किडनी पर होता है, ठीक है। अब डाई जो होती है 3 तरीके से क्या करती है हमारे पास, किडनी के ट्यूब्यूल्स पर क्या करती है, हमला करती है। किडनी है और ये डाई बॉडी में इंजेक्ट की हुई है, 3 तरीके से क्या करिए, किडनी पर प्रेशर डाल रही है, हम बोल सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या है कि बेसिकली ये हमारे पास डाई जो है बहुत ही गाढ़ी थी, यानी कि हाइपर ऑस्मोलर, क्या बोलेंगे, हाइपर ऑस्मोलर, ठीक है। अब ये जब हमारे पास किडनी की बारीक जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल से गुजरेगी, तो जो ट्यूब्यूल्स के सेल्स होंगे उनसे क्या करेगी, पानी को अपने अंदर खींच लेगी, ठीक है। जिससे सेल्स जो होंगे, ट्यूब्यूल्स के सेल्स सिकुड़ जाएंगे और थक जाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या करेगी, यहाँ पर जो डाई होगी, डाई क्या करेगी, गुर्दों के अंदर मौजूद जो खून की रगें होती हैं उनको क्या कर देगी, नैरो कर देगी, ठीक है। अब नैरो कर देगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से जो गुर्दों के सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, और फिल्ट्रेशन को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, बहुत ही स्लो कर देंगे, ठीक है। और एक और काम क्या करेगी डाई, कि डाई के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली वो सेल्स के लिए वक्त तौर पर क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, और जो नालियों की दीवारें होती हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। इसे हम बोलते हैं कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी, क्या कहते हैं, कंट्रास्ट इंड्यूस नेफ्रोपैथी, ठीक है। तो हमारे पास मेट्रोमिन बेसिकली यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक जानलेवा दवाई बन जाएगी। क्यों, क्योंकि मेट्रोमिन का निकलना 100% किस पर डिपेंडेंट है, किडनी पर, और किडनी की हालत बुरी हो चुकी है बिकॉज ऑफ डाई। इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए सीटी स्कैन वाले दिन क्या करते हैं, यानी कि मेट्फोर्मिन डिसकंटिन्यू कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। अगले 48 घंटे तक मेट्फोर्मिन शुरू नहीं करेंगे। जब 48 घंटे गुजर जाएंगे, ठीक है, यानी कि उसके बाद क्रिएटिनिन टेस्ट कराएंगे, बेसिकली किडनी का टेस्ट कराएंगे, किडनी हेल्थ का कंफर्म हो जाए कि हमारे पास कि गुर्दे बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मेट्फोर्मिन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। आगे लिखा हुआ कि हमारे पास मेट्फोर्मिन जो बेसिकली होती है, मेट्फोर्मिन क्या करती है, रियरली पोटेंशियली फैटल लैक्टिक एसिडोसिस हैज़ अकर। हम जानते हैं कि मेट्फोर्मिन क्या करती है खून में, यानी कि लैक्टिक एसिड को बनाती है, ठीक है, लैक्टिक एसिड को बना रही होती है, लेकिन वो इतना होता है कि बॉडी हैंडल कर लेती है, ठीक है। लेकिन अब मसला कब होता है, मसला जब होता है हमारे पास बॉडी का सफाई का जो निज़ाम है वो क्या हो जाए, वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किडनी फेलियर हो जाए, ठीक है, पर्सन का किडनी फेल है, तो हमारे पास तो मेट्फोर्मिन का निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और मेट्फोर्मिन अक्यूमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर किसी का लीवर फेलियर है तो लैक्टिक एसिड को तोड़ ही लीवर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास लैक्टिक एसिड खून में बढ़ेगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा, यानी कि खून की कंडीशन कैसी होगी, तेजाबी कंडीशन हो गई, तो मसला होगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, अगर किसी को यानी कि हाइपॉक्सिया, यानी कि हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनको कम बेसिकली खून मिल रहा होता है, यानी कि कम कम ऑक्सीजन मिल रही थी, तो वो कौन सी कंडीशन में होते हैं, हाइपॉक्सिया में, ठीक है। हाइपॉक्सिया में ऑलरेडी वो क्या बना रहे होते हैं, बेसिकली एसिड बना रहे थे, ऊपर से मेट्फोर्मिन भी क्या बना रही है, एसिड बना रही है, तो इस तरीके से क्या होता है, खून में एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है, इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस, क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। अभी जब ये तीनों चीज़ें मिल गई, ठीक है, तो खून की जो पीएच होगी वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, खून इतना एसिडिक हो जाएगा कि जो हमारे पास मसल्स हैं दिल की वो भी क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, वो काम करना छोड़ सकती हैं, वो ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन फेल होने लग जाते हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, फेल होने लग जाते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ अलामात भी होती हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन को एहसास होगा कि शदीद कमज़ोरी का एहसास होगा, उसको सांस लेने में मुश्किल होगी, पेट में शदीद किस्म का दर्द महसूस होगा, मसल्स में पेन महसूस होगा, तो बहुत सारी अलामात भी हैं इसकी कि जब ये ऐसी कंडीशन होगी। आगे लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म यूज़ में इंटरफेयर विद विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर लंबे अरसे के लिए मेट्फोर्मिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो किसकी एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालता है, B12 की एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, इंटरफेरेंस करता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है हमारे पास, देखें इस कंडीशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंटेस्टाइन के अंदर दोबारा जाना होगा, इंटेस्टाइन की हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री को समझना होगा, ठीक है। होता है कि हमारे पास जो B12 होता है, B12 हमारे ब्रेन, हमारी नर्व्स, ब्रेन और नर्व्स, ठीक है, और खून के जो हमारे पास बेसिकली सेल्स होते हैं, आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है,
आरबीसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की तरह है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब इसकी कमी से क्या होगा, अगर B12 की कमी है तो क्या होगा, हाथों पैरों में जलन महसूस होगी, सुन ऐसे लगे हाथ पैर सुन हो रहे हैं, ठीक है। और खून की कमी हो सकती है, अनीमिया हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास हमने विटामिन B12 वाली ग़िज़ा खा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे स्टमक से गई, स्टमक से होती हुई हमारे पास, हमारे स्टमक में बेसिकली क्या होगा, स्टमक में एक प्रोटीन निकलेगा, ठीक है। उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि IF, ठीक है। तो होगा क्या, हमारे पास जो B12 होगी, B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर आपस में क्या कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, यानी कि मिल जाएंगे। B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों मिल गए, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स घूमता घुमा से कहाँ पर जाएगा, इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। इंटेस्टाइन में गया कॉम्प्लेक्स ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से यानी कि इलियम में पहुंच गया, ठीक है। इलियम तक पहुंच गया, ठीक है। होगा क्या, वहाँ से होना होता है इसको कि वहाँ से इसको खून में जाना होता है, यानी कि वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को पहचानते हैं और गेट खोलते हैं और ये कहाँ चले जाते हैं, हमारे पास खून में, ठीक है। मेट्रोमिन क्या करते हैं, मेट्रोमिन बेसिकली B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर के कॉम्प्लेक्स को बेसिकली आंतों की दीवारों में यानी कि इसकी इंटेस्टाइन की दीवार में जज्ब होने के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम आयन की जरूरत होती है, ठीक है। कैल्शियम आयन बेसिकली यहाँ पर बोल सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, रिसेप्टर का गेट खोलने के लिए कैल्शियम आयन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेट्रोमिन की केमिस्ट्री कुछ इस तरीके की है कि क्या करता है, जो इंटेस्टाइन के सरफेस पर कैल्शियम आयन होते हैं उनको क्या करता है, उनको वहाँ से हटा देता है, रिपेल कर देता है, ठीक है। और वहाँ पर यानी कि या फिर बोल सकते हैं उनके काम में दखल देता है, यानी कि वहाँ पर कैल्शियम आयन है ही नहीं। अब हमारे पास ये विटामिन B12 आ चुकी है, कॉम्प्लेक्स आ चुका है, लेकिन यहाँ पर इस गेट को, रिसेप्टर को खोलने के लिए कैल्शियम आयन ही नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो होगा खून में दाखिल नहीं हो पाएगा। हमारा लीवर जो होता है विटामिन B12 का एक बहुत बड़ा स्टोर यानी कि अमाउंट स्टोर करके रखता है, तकरीबन 3 से 5 साल के लिए ये स्टोरेज काफ़ी होता है, लीवर पहले से ही स्टोरेज करके रखता है, ठीक है। तो मेट्रोमिन लेने से B12 की पॉइजनिंग अचानक नहीं हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि B12 अचानक से कम होना शुरू हो गया, ठीक है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होगा, ठीक है। जब 3 से 5 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए और हमारे पास लीवर का जो स्टोरेज था ख़त्म हो गया, तब मरीज़ को अलामात ज़ाहिर होंगी, ठीक है, अलामात ज़ाहिर होना शुरू होंगी। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ का मसला कहते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ से ऐसा हो रहा है। अलामात क्या क्या होंगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि हाथों और पैरों में सूजन होगी, ठीक है। ऐसे लगेगा सुइयाँ चुभ रही हैं, टिंगलिंग होगी, ठीक है। यानी कि सेकंड चीज़ क्या होगी, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, थकावट होगी, सांस फूलेगा, ठीक है, क्योंकि आरबीसी सही तरीके से नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। आरबीसी सही तरीके से नहीं बन रहे होंगे। और क्या हो सकते हैं, मेमोरी लॉस यानी कि भूल जाएगा, बात भूल जाएगा और दिमाग बेसिकली ऐसे लगेगा ब्रेन फॉग यानी कि ब्रेन सुन हो चुका है। अब ये जो पैराग्राफ है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये लिखा है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ बेसिकली हमारे पास ऐसी बीमारी, इसमें क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वही बात है कि हमारे पास सेल्स जो है इंसुलिन को नहीं पहचान पा रहे, ठीक है। तो हमारे पास सेल्स शुगर को नहीं ले पा रहे, पेनक्रियास को समझेगा, पेनक्रियास समझता है कि खून में इंसुलिन नहीं है, हालांकि खून में इंसुलिन है, शुगर ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली शुगर सेल्स के अंदर नहीं जा पा रही, क्योंकि सेल्स क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस हो चुका है, रुकावट डेवलप हो चुकी है उन पर, ठीक है। तो पेनक्रियास इंसुलिन निकाले जा रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से खून में क्या होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया, यानी कि खून में कौन सी कंडीशन हो गई, ज़्यादा इंसुलिन हो गया। अभी ज़्यादा इंसुलिन खून में घूम रहा है, ये ओवरीज के पास भी जाएगा, ठीक है, वहाँ भी डिस्टर्ब करेगा क्या, इंसुलिन का बेसिकली इंसुलिन क्या करेगा, ओवरी पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं अटैक करेगा, ठीक है। इंसुलिन सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये ओवरीज के सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, ठीक है, उसको ट्रिगर करता है, ओवरीज के सेल के अंदर एंजाइम है, उसको ट्रिगर करता है, ठीक है। अब ओवरीज में कौन सा एंजाइम है, ओवरीज में CYP17 नाम का एंजाइम है, ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है, हमारे पास मेल हार्मोन बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, मेल हार्मोन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास इंसुलिन क्या करेगा, इस एंजाइम को क्या कर देगा, इस एंजाइम की स्पीड को बहुत तेज़ कर देगा, ठीक है। इस एंजाइम की स्पीड बहुत तेज़ हो गई, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हमारे पास जो है एंड्रोजन बनना, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो हमारे पास है ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन क्या है हमारे पास, मेल हार्मोन है ना, ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इंसुलिन खून में बेसिकली एक और काम ये भी करेगी कि इंसुलिन खून में उन प्रोटीन्स को, जिसको हम बोलते हैं SHBG प्रोटीन्स, को कम कर देगी। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये जो मेल हार्मोन को पकड़ कर रखते हैं, ठीक है, मेल हार्मोन को बाउंड करके रखते हैं, अपने पास पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगी, इंसुलिन इस हार्मोन को क्या कर देगी, इसको भी कम कर देगी, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या, जो मेल हार्मोन है वो आज़ाद फ्री घूम रहे हैं, फ्री यानी कि हमारे पास बोलते हैं फ्री टेस्टोस्टेरोन खून में घूम रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, हमारे पास जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ वाली खवातीन होती हैं, उनमें क्या होती है, मेल क्राइसिस आने शुरू होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कि उनमें मेल हार्मोन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब सवाल ये पता होता है कि हमारे पास मेल हार्मोन होता ही क्यों फीमेल में, तो इसका रीज़न क्या है हमारे पास कि बेसिकली हमारे पास वुमेन की बॉडी में हार्मोन जो होता है, जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन के बनने के लिए, एस्ट्रोजन को बनाने के लिए पहले चाहिए होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, मेल हार्मोन, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंड्रोजन एक रॉ मटेरियल का किरदार अदा करता है, यानी कि इसकी नीड होती है एस्ट्रोजन को बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा,
दूसरी बात, नॉर्मल हालत में, नॉर्मल कंडीशन में ये जो हमारे पास हार्मोन है, ये थोड़ी सी अमाउंट में क्या करते हैं हड्डियों में और मूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहिए होता है। लेकिन पीसीओएस की जो ख़वातीन होती हैं इनके जिनमें ये मसला होता है, उनमें क्या होता है, इंसुलिन की वजह से जो रॉ मटेरियल है ये क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत बढ़ जाता है। और जो औरत होती है उसकी फेमिनिन जो होती है साइड बिल्कुल बोल सकते हैं जा रही होती है लो की साइड पे, और चेहरे पे बाल वगैरह जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स वो आना शुरू हो जाते हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, बॉडी में ज़्यादा है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, हमारे पास जो हर महीने एक एग मिच्योर होकर आता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वो ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस एग के निकलने के रास्ते में क्या बनेगा, रुकावट बनेगा। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो अंडा है, एग है, मिच्योर हो चुका है। ठीक है, मिच्योर हम बोल सकते नहीं हो पा रहा, मिच्योर नहीं हो पा रहा, और ओवरी की जो दीवार है उसको भी नहीं तोड़कर बाहर निकल पा रहा। ठीक है, वो अंदर ही अंदर क्या है, फंस गया। ठीक है, अब अंदर फंस गया तो उसके गिर्द क्या हो गया, पानी जमा होता है, पानी जमा हो गया, पानी की थैली बन गई। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं बेसिकली सिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, सिस्ट। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास ये जो एग है ये आज़ाद ही नहीं हुआ, ये निकला ही नहीं, यानी कि यहाँ से, तो होगा कि हमारे पास जो यूट्रस होगी, यूट्रस की जो दीवार होती है, को सिग्नल ही नहीं मिलेगा कि वो टूट कर क्या करे, खून की सूरत में निकले। हर महीने तो यही होता है ना कि हमारे पास, वरना स्पर्म से मिल गया, स्पर्म से मिल गया तो बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर स्पर्म से नहीं मिलेगा तो हमारे पास होगा क्या, ये यूट्रस की दीवार जो तैयार होती है, ठीक है, बेबी को रखने के लिए, ठीक है, तो अगर स्पर्म से नहीं मिला तो यूट्रस की दीवार क्या होती है, शेड ऑफ होती है और खून की सूरत में हमें हमारी बॉडी से निकलती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास यूट्रस को सिग्नल ही नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए पीरियड्स क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे या फिर लेट हो जाएंगे। इसलिए हम देख सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ में इंसुलिन कितना, हम बोल सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना ख़तरनाक कंडीशन पैदा करी है कि हमारे पास इसमें क्या होता है, पीरियड होते नहीं है या फिर पीरियड बहुत लेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं। ठीक है, तो मेट्फोमिन इस कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मेट्फोमिन बेसिकली कोई प्रेगनेंसी की दवा नहीं है, बल्कि ये क्या करेगी, पूरी बॉडी के सिस्टम को ये क्या करी थी, रिसेट करी थी, यानी कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ख़त्म करने में बहुत रोल प्ले करी थी। जब इंसुलिन की रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ये मसला भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा।